नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम ज़रा टर्की की स्थिति पर नज़र डालें। हम जानें कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का विवाद अभी चरम पर है। यहाँ तक कि मिसाइलों और बमों तक बात आ पहुँची है। दोनों एक दूसरे पर बहुत भारी बमबारी कर रहे हैं। तो अभी जो ताज़ा विवाद चल रहा है, तो टर्की क्या चुपचाप बैठेगा? टर्की का क्या रवैया होना चाहिए, जो कि ज्योग्राफिकली भी इन देशों के करीब है? तो टर्की का हम जानें कि टर्की है तो इस्लामी देश, लेकिन बाकी इस्लामी देशों से इसका रवैया बहुत अलग रहा है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले टर्की ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। विश्व युद्ध के बाद ओटोमन यानी ओटोमन साम्राज्य धीरे धीरे विखंडित हुआ और उसके बाद अब उसका नामलेवा कोई बचा है तो टर्की ही बचा है। तो अब जब विश्व युद्ध को बीते अब ज़माना हो चुका है, उसके बाद टर्की ने अपने विकास पर ध्यान दिया और वो इस्लामिक देश होने के बाद भी यूरोपीय प्रभाव में रहा, वो नाटो के भी करीब रहा। उसका विकास यूरोपीय देशों जैसा ही हुआ। उसकी सभ्यता, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा सभी यूरोपीय देशों के समानांतर हुई। यह सब तब तक चलता रहा जब तक कि करीब 2 दशक पहले रेचेप तैयब अर्दोगान नाम के प्रीमियर का उदय हुआ। इस नए प्रीमियर के उदय के साथ टर्की का इतिहास बदलने लगा। कुछ समय तक शासन करने के बाद अर्दोगान को सत्ता परिवर्तन का भी खतरा दिखाई देने लगा। उसके बाद अर्दोगान को याद आई कि यह बृहत्तर ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, क्यों न हम इसके फिर से अगुआ बने। हम ओटोमन साम्राज्य का अगुआ बना दें टर्की को, और टर्की की जनता को हम समझाएं कि हम बहुत ही उत्कृष्ट साम्राज्य के हिस्सा हैं और हमें वह उत्कृष्ट साम्राज्य फिर से इकट्ठा होकर के हमें फिर से पाना चाहिए। इसी क्रम में उसने जनता में दूसरे तरह की कट्टरपंथी या हार्ड कोर भावनाएं उभारी और इसमें बहुत हद तक वो सफल भी हुए। फिर उसके बाद उन्होंने अपना रवैया, अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ भी बदली। हम जानें कि इसके पहले टर्की और इज़राइल के बहुत ही अच्छे संबंध थे। दोनों के व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे थे और दोनों में कभी कोई विवाद नहीं देखा गया। इज़राइल के संकट के समय में भी टर्की ने उसका विरोध कभी नहीं किया था। परंतु अब चूँकि अब ओटोमन साम्राज्य या उत्तमान साम्राज्य की बात फिर से उठ रही है और अपने झंडे के तले इस्लामिक देशों को इकट्ठा करने का सपना टर्की देख रहा है, तब फिर उसके बाद अब इतिहास बदलने लगा। हम जाने कि जब इतिहास बदलता है तो भूगोल पर भी प्रभाव पड़ता है। इतिहास बदलता है तो कहीं न कहीं भूगोल के बदलने का भी अंकुरण फूटता ही है। तो अब भौगोलिक परिवर्तन भी देखा जा रहा है। टर्की का वो रवैया इज़राइल के प्रति नहीं रहा जो कि अब तक था। उसने मुखर रूप से इज़राइल का विरोध शुरू किया है और अब देखना ये है कि क्या भविष्य में, जबकि अभी युद्ध चरम पर आने वाला है और इज़राइल जहाँ की धमकी दे रहा है कि हम अब खुल्लम खुल्ला युद्ध की ओर जा रहे हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो क्या अब टर्की भी अपना रवैया बदलेगा और क्या वो फ़िलिस्तीन के साथ खुल्लम खुल्ला जा खड़ा होगा, या फिर उसे थोड़ा भी याद होगा कि इज़राइल के साथ हमारे कैसे अच्छे संबंध रहे हैं और इज़राइल का विरोध नहीं करना चाहिए। एक तटस्थ या निष्पक्ष एक न्यायाधीश की भूमिका में टर्की आएगा या फिर दोनों में से किसी एक के साथ खड़ा होगा। पहले जैसा तटस्थ या फिर इज़राइल के साथी जैसी भूमिका की आशा हम नहीं कर सकते हैं। अब का टर्की कुछ हार्ड लाइन दिशा में जा चुका है। फिर मिलते हैं नए विचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।